नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही भर्तियों की। जी हां, करीब सप्ताह भर पहले शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25,000 भर्तियों के लिए घोषणा की थी और वो भर्तियों का जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी दौरान एक जो बात निकल के आई वो ये है कि ग्रुप डी के करीब 9,500 जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने अपनी जो है वो नियुक्तियां नहीं ली हैं। उन्होंने डी से रिजाइन दे के और सी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है। इस ज्वाइनिंग के बीच में एक और जो नई चीज निकल के आ रही है वो है उसमें शपथ पत्र। जी हाँ, शपथ पत्र देना होगा जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे। और उस शपथ पत्र में अजीब व गरीब शर्तें लगाई गई हैं। अजीब और गरीब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो शर्तें जो कानून पहले से ही प्रावधान है उसके लिए अलग से शपथ पत्र लिया जाना, एफिडेविट लिया जाना, उसके क्या मायने हैं और वो क्यों लिया जा रहा है, ये अधिकारियों के पास जवाब नहीं है और शायद नेताओं के भी पास ना हो। हालांकि उसके पीछे तर्क क्या रहेंगे वो तो समय बताएगा, और वो तर्क क्यों लिए जा रहे हैं उसके पीछे का कारण जो है उद्देश्य वो संबंधित अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन जो शर्तें रखी जा रही हैं, अब मैं उन शर्तों के ऊपर आता हूँ। शर्तों में सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पर जो शपथ पत्र है उसमें पहली शपथ में ये होगा कि मैं दहेज नहीं लूंगा। यानी कि जो अगर अभ्यर्थी कुंवारा है, अगर वो शादी उसकी अभी नहीं हुई है, तो जब भी वो शादी करेगा तो दहेज नहीं लेगा। ये उसको उस एफिडेविट में मेंशन करना होगा, अपने शपथ पत्र में देना होगा नौकरी के में। दूसरी शर्त है अविवाहित जो व्यक्ति है दहेज न लेने की शर्त है। तो वहीं दूसरी तरफ एक शर्त और आती है कि दूसरी पत्नी न रखने की शपथ पत्र देना। तीसरी शर्त है कि नवनियुक्त कर्मचारी को नई पेंशन स्कीम स्वीकार करनी होगी। नई पेंशन स्कीम स्वीकार करने के लिए भी उसको एफिडेविट में जो है लिखित में देना होगा। अब जो बात करता हूं मैं सबसे पहले कि उसको जो शपथ पत्र देना है उसमें जो मैंने बात कही कि दहेज निषेध की, कि मैं अपने सब जो है अविवाहित कर्मचारी को ये शपथ पत्र देना होगा कि मैं दहेज नहीं लूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो हमारे कानून में पहले से ही प्रावधान है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने या इस लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और करीब जो है 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार निर्धारित है। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले में संबंधित है, इसके अंतर्गत 3 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ ही धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि लड़की के साथ स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करती है तो। यानी कि ये जो अलग अलग धाराएं हैं, ये इनके माध्यम से दहेज निषेध को लेकर जो एक शपथ पत्र मांगा जा रहा है उसके ये प्रावधान पहले से ही हमारे कानून ने हमें दिए हुए हैं। इसके बाद यदि किसी लड़की को विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत लड़की के पति और उसके रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान है। ये जो चीजें हैं जो शपथ पत्र में मांगा जा रहा है कि दहेज नहीं लूंगा, तो दहेज ना लेने का सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। ये हमारे कानून में पहले से ही निर्देशित है कि दहेज लेना व दहेज देना और दहेज के लिए मध्यस्थता के रूप में कार्य करना, ये सभी जुर्म के कैटेगरी में आते हैं। अब आप बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज जो है वो है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी ना रखना। ये भी हमारे जो है कानून में पहले से प्रावधान है। भारतीय कानून के मुताबिक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई दूसरी शादी करता तो अपराध माना जाएगा और इस अपराध में 7 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 494 के तहत आता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना शून्य माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी शादी होगी वो उसकी मान्यता नहीं होगी, वो गैर कानूनी होगी। शून्य शादी होने पर शादी शून्य होने पर पति पत्नी के बीच का रिश्ता खत्म हो जाता है और गुजारा भत्ता का इसके से भी कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि अगर पति या पत्नी में से किसी एक की 7 साल की अवधि के दौरान मौत हो जाती है तो दूसरा शादी कर सकता है।
दूसरी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार है। अगर दूसरी पत्नी अपने पति से अलग रहती है और ऐसा अलग रहने के कारण युक्ति युक्त है तो वह न्यायालय में भरण पोषण के लिए मुकदमा ला सकती है। ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार भारतीय कानून में पहले से ही प्रावधान है। दोनों चीजों के ऊपर मैंने जो आपको जानकारी दी वो हमारे कानून में पहले से प्रावधान है। ऐसे में जो शपथ पत्र जारी किया जाना या उसमें डिक्लेयर कराया जाना ये कहाँ तक तर्कसंगत है ये तो कानूनविद ही बता सकते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर हम देखें तो इनका भारतीय दंड संहिता में पहले से प्रावधान होने के चलते अलग से शपथ पत्र का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी बात जो तीसरा जो शपथ पत्र में दिया जा रहा है कि ओपीएस स्कीम का जो है वो डिक्लेयर करना होगा कर्मचारी को कि मैं जो है ओपीएस की बजाय जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको स्वीकार करता हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसमें पहले से ही जो नियम लागू किया गया है इसके लिए तर्कसंगत बनता भी है कि वो इसके लिए जो है, क्योंकि पहले जो कोर्टों में केस चले हुए हैं या पुराने कर्मचारी जो है ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं तो ये एक जो है नया खाका तैयार किया जा रहा है कि उन कर्मचारियों का हम शपथ पत्र के माध्यम से मान सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम को स्वीकार कर रहा है वो ज्वाइन कर रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर हम तीनों अगर इनकी बात करें तो इसमें जो मैंने आपको दो का जो उदाहरण दिया आप लोगों को आपको कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना और दहेज उत्पीड़न या दहेज मांगना ये गैर कानूनी पहले से ही प्रावधान है। तो इसमें जो है शपथ पत्र की जो संभावनाएं जो लखी गई हैं वो मेरे हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। इसके बारे में जो कानूनविद हैं उनका भी ये कहना है कि इससे अलग से शपथ पत्र जो है वो मांगे जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ये चीजें मांगी गई हैं। साक्षात्कार अगर मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं उसके टाइम पे ये जो एफिडेविट जो है वो दिए जाने हैं। कुल मिला के जो 25,000 नई भर्तियां आई हैं इन भर्तियों से एक तरफ जो प्रदेश के युवाओं हैं उनमें एक विशेष उत्साह देखने को बन रहा है, लेकिन ये अजीब वो गरीब जो शपथ पत्र है इसको लेकर भी लोगों के बीच में चर्चा है। इसके चर्चा को जो है वो अधिकारी और जो नेता हैं या सरकार के जो मुखिया हैं वो उनके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं, इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट होता है या ये शर्तें लागू रहती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो विशेषज्ञ हैं जो आमजन है वो इनको अजीबो गरीब की श्रेणी में रख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।